यकन आबदो व यकन अस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम लेसन शुरू करेंगे पॉइंटर्स के ऊपर। पॉइंटर्स सी प्लस प्लस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूज के अंदर जब भी आप बैठेंगे, इंटरव्यूज के अंदर आपसे क्वेश्चन पॉइंटर के रिलेटेड ही होंगे। डायरेक्टली वो नेम पॉइंटर्स नहीं यूज करेंगे, बट जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली पॉइंटर्स के रिलेटेड होंगे। सो इस कॉन्सेप्ट को सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप प्रोग्रामर एज अ गुड प्रोग्रामर आप प्रोग्राम लिख रहे होंगे तो आपको ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी। और आपको जब तक एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा तो उसकी वजह से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। और अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर होगा तो वो जो आपके एरर्स आने हैं नेक्स्ट फ्यूचर में, वो आप पहले ही एट द टाइम उनको आप फिक्स कर लोगे। ठीक है। और इसी लिहाज से जब आप इंटरव्यू में भी बैठोगे तो आपसे इसी तरह का क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पर मैंने अपना आज का देखा है कि आज क्या है, बहुत बड़ा बेसिकली लेक्चर बन रहा था। मैंने बहुत कोशिश की है कि उसको समराइज करके इस तरीके से बनाऊं ताकि आपके लिए ना जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सारी आप तक पहुंच जाए। ठीक है। लेट्स स्टार्ट के किस तरीके से होंगे। हम आज डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स को। इसमें हम सबसे पहले हम देखेंगे रॉ पॉइंटर्स क्या होते हैं, इनिशियली जो इनकी बैक हिस्ट्री थी वहां से ये कैसे स्टार्ट हुए थे, और उसके बाद स्मार्ट पॉइंटर्स सी प्लस प्लस में इंट्रोड्यूस हुए हैं, ये क्यों इंट्रोड्यूस किए गए थे और इनके क्या फायदे थे, जो कि हमें आगे जाकर हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे कि किस तरीके से कोड में इनके ना फायदे हैं। तो रॉ पॉइंटर्स बेसिकली क्या होते हैं, हिस्ट्री की जब हम स्टार्ट करें तो पहले जिस वक्त सी प्लस प्लस स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त होता यह था कि मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था कि जो मेमोरी थी वो मोस्टली ये होती थी कि जब भी हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एक इंटीजर बनाया और यहाँ प्रिंट कर दिया, तो जब मैं यहाँ इंटीजर बनाता हूँ मेन के अंदर तो क्या होगा कि ये जो स्टैक के ऊपर क्रिएट होगा। और अगर मैं मेरे पास मेमोरी क्योंकि हमेशा स्टैक की लिमिटेड होती है, और अगर मैं इसी तरीके से मेरा प्रोग्राम एक्सपैंड करता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि जब अगर मैं बहुत ज्यादा इस तरीके से लिखूंगा, उसके मेमोरी क्रिएट करूंगा, वेरिएबल्स बनाऊंगा, बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, फिर उसके बाद मेरे फंक्शंस होंगे, बहुत सारे फंक्शंस, फंक्शन कॉल स्टैक के ऊपर जाएंगे। इसका मतलब वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड वाला मेरा लेक्चर आप देखिएगा तो वहां एक्टिवेशन रिकॉर्ड में फिर अगर उन फंक्शंस के अंदर भी हमारे वेरिएबल्स हैं तो क्या होगा कि वो जो स्टैक है वो हमारा फुल होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमारा स्टैक ओवरफ्लो कर जाएगा, और स्टैक ओवरफ्लो के बाद हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। मेरी पूरी वीडियो है उसके ऊपर, आप देख लीजिएगा स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर क्या मतलब है, ताकि आपको ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इस चीज को मिटिगेट करने के लिए प्रोग्रामर्स ने क्या किया कि एक न्यू मेथड आया जिससे वो थे कि ये स्मार्ट जो पॉइंटर्स हैं उनको यूज किया जाए। पॉइंटर्स क्या करते थे कि रादर के वो क्रिएट करें मेमोरी स्टैक के ऊपर, मेमोरी हीप के ऊपर क्रिएट होती है। हीप के ऊपर का क्या मतलब है, बेसिकली आप ये समझें कि जो कंप्यूटर है आपका, ठीक है, उसके अंदर मेमोरी के दो सेक्शंस है। एक मेमोरी है जो कि स्टैक मेमोरी है, जिसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम है। लेट्स से कंपाइलर को पता होता है कि स्टैक के ऊपर है तो ऑटोमेटिक वो क्लियर करता है, ऑटोमेटिक वो डिलीट करता है। लेकिन वो मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, वो मेमोरी बहुत कम होती है, वो बड़े प्रोग्राम्स के लिए प्रेफर नहीं की जाती। उसको यूज किया जाता है जब आपको बहुत छोटा सा काम करना होता है, और उस जो आपका लेट्स से वेरिएबल आपने क्रिएट किया और आपको पता है कि ये वेरिएबल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, जैसे उसको मैंने एक्सेस करना है, फंक्शन खत्म हो जाएगा तो ये एंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम या फंक्शन हैं जो कि जिनकी लाइफ टाइम पूरी जब तक एप्लीकेशन चलती रहेगी तो वो भी साथ साथ रहेंगे, तो वहां पर ना ये प्रॉब्लम था। तो स्टैक की मेमोरी फुल हो जाएगी और स्टैक ओवरफ्लो होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो स्टैक का एरिया था उसमें ज्यादा चीजें नहीं रखते, बट उसके बजाय हीप पे क्रिएट करते हैं। ये समझो कि दूसरी जो मेमोरी आपकी, मोस्टली मेमोरी आप ये समझेंगे इस वक्त रैम है। रैम की एक एड्रेस स्पेस होती है, रैम के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि जब प्रोग्राम चल रहा होता है तो वो स्टैक बनाता है, और वो आप ये समझें कि वो स्टैक का एरिया होता है। इसी तरीके से हीप भी उसका एक जो बहुत बड़ा पार्ट होता है, एक बहुत ज्यादा जो मेमोरी होती है वो हीप की होती है। हीप में जो मेमोरी क्रिएट होती है वो डायनामिक क्रिएट होती है। डायनामिक क्रिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी मेमोरी कि यहां से जीरो स्टार्ट हो रहा है और यहां तक आपकी फुल मेमोरी है, तो कभी वो यहां क्रिएट होगा, ठीक है, कभी वो यहां क्रिएट हो जाएगा, कभी वो यहां क्रिएट हो जाएगा, कभी वो यहां क्रिएट हो जाएगा। तो मेमोरी की ना डिफरेंट लोकेशन पे क्रिएट होगा। जब स्टैक पे होता है तो स्टैक एक दूसरे के ऊपर वो ना क्रिएट होता जाता है। ठीक है, जब भी मेमोरी उसको मिलती है तो इस तरीके से ना उसकी क्रिएशन होती है। ठीक है। तो इसके लिए पॉइंटर्स आए थे। पॉइंटर सबसे पहले रॉ पॉइंटर्स थे, ये मेथड था वो इस तरीके से लिखते थे, इसको हम रॉ पॉइंटर्स कहते हैं। ठीक है। जब हम पॉइंटर को स्टैरिक के साथ बनाते हैं तो ये होता है रॉ पॉइंटर्स। ठीक है। मैंने जैसे ये एक इंटीजर क्रिएट किया यहाँ पर, तो जब ये स्टैक पे, तो हीप पे क्रिएट करने का क्या तरीका होता है कि उसके लिए आप कीवर्ड यूज करते हो न्यू, कि मैंने न्यू इंटीजर के लिए एक मुझे इंटीजर बनाना है जिसकी वैल्यू जो मैं असाइन करूंगा वो 56 होगी। तो ये मेरा पॉइंटर हो गया है। इसका क्या मतलब है, कंपाइलर अब जो मेमोरी एलोकेट करेगा, इस न्यू की वजह से न्यू मेमोरी एलोकेट होगी, इसकी वजह से ऑटोमेटिक स्टैक के ऊपर आ गई थी। लेकिन यहाँ डायनामिक
मेमोरी एलोकेट होगी हीप के ऊपर, तो जब ये मेमोरी एलोकेट हो रही होगी, ठीक है, तो वो ये पॉइंटर इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा। अब बेसिकली इसने मेमोरी, लेट से इंटीजर क्या 4 बाइट का होता है, तो मेमोरी के अंदर उसने 4 बाइट की, और पीटीआर को उसने क्या किया कि फर्स्ट बाइट का जो एड्रेस है वो पीटीआर को दे दिया है उसने। तो ये जो मेमोरी है अब क्रिएट हो गई है डायनामिकली आपकी हीप के ऊपर। तो क्या होगा कि इसमें क्या होगा, अब जब आप हीप के ऊपर क्रिएट करते हो, तो मैंने यहां लिखा कि यहाँ ऑटो मेमोरी मैनेजमेंट नहीं होती। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रा पॉइंटर्स क्या होते हैं। रा पॉइंटर्स बेसिकली हीप के ऊपर क्रिएट करने का मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, बट इनके अंदर ऑटो मेमोरी मैनेजमेंट नहीं होती। इनके प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, इनमें मेमोरी लीक्स हो सकते हैं अगर आपने इसको प्रॉपर हैंडल नहीं किया। प्रॉपर हैंडल का मतलब यह है कि जब आपने मेमोरी एलोकेट की है, तो जब आपका फंक्शन, जब वो स्कोप खत्म हो रहा होगा, तो आपने उस वक्त उसकी मेमोरी को डिलीट भी करना है। तो वो यहां पर जैसे मैंने यहां जैसी इसका स्कोप यहां एंड हो रहा है, तो मैंने यहां पर इसकी मेमोरी डिलीट कर दिया। तो ये डिलीट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये डिलीट नहीं करेंगे तो आपके क्या होंगे, मेमोरी लीक्स होंगे और पोटेंशियली आपकी एप्लीकेशन समटाइम क्रैश भी होगी। तो इस वजह से रा पॉइंटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनका मेथड ये है। अगर मैं अभी एग्जांपल स्टार्ट करके देखता हूं तो रा पॉइंटर्स किस तरीके से होते हैं, ये देखें आप। रा पॉइंटर्स हमने ये पहली एक एग्जांपल स्टैक पे क्रिएट किया था, तो वो 46 आ गया। उसके बाद मैंने एक पॉइंटर बनाया, मेमोरी एलोकेट की और उसकी वैल्यू 56 कर दी। स्क्वायर का एक फंक्शन बनाया, उसको भी मैंने एक रा पॉइंटर दिया है, ठीक है, उसके अंदर रा पॉइंटर क्रिएट किया। अब ये वाला जो पॉइंटर है, बेसिकली ये पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन को, और ये जो हमने इसको पॉइंटर भेज दिया, ये एड्रेस है बेसिकली पॉइंटर का। तो हमने एक इंटीजर एक्स का और पॉइंटर बनाया और इसको हमने ये दे दिया। तो अब क्या होगा कि जो इंटीजर एक्स है वो भी उसी को पॉइंट कर रहा है, वो भी वही मेमोरी लोकेशन जो 4 बाइट्स हमारी इंटीजर की थी, वो भी उसी पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट बाइट को पॉइंट कर रहा है। और जब हम इंटीजर कहते हैं तो इसका मतलब यह था कि उसको कंपाइलर को ऑलरेडी आइडिया होता है कि इस जो मेमोरी एड्रेस से 4 बाइट अगली जो है उनसे आपने वैल्यू को रीड करके डिस्प्ले करना है। जब वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, ये डी रेफरेंसिंग होती है। ये डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है जो स्टैटिक का होता है। तो डी रेफरेंस ऑपरेटर आप लगा के जब आप डी रेफरेंस करते हो तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। जो एग्जैक्ट आपकी वैल्यू होती है वो स्टैटिक एक्स से प्रिंट होती है। एक्स में हमारे पास कैसे क्या था कि हमारे पास एड्रेस था उस मेमोरी का 56, वहां पर वो वैल्यू पड़ी हुई थी। तो जो मेमोरी के अंदर लोकेशन थी 4 बाइट्स के अंदर जो वैल्यू थी वो 56 थी। कंप्यूटर के अंदर जैसे आपको मैंने बताया कि वो क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर हमेशा सारी चीजें बाइनरी के अंदर होती हैं। नॉर्मली डिस्प्ले में जब आप दिखाते हैं तो वो हेक्साडेसिमल के अंदर ना सेव होती हैं, बट वो 56 जो है वो सेव हुआ हुआ होगा। और यहां से जब हमने इसको स्टैटिक एक्स किया तो उसने वैल्यू वो 56 प्रिंट की है। उसके बाद मैंने स्टैटिक एक्स से यहां पर, क्योंकि मेरे पास रेफरेंस उसी मेमोरी लोकेशन का है, तो मैंने उसको कहा है कि डी रेफरेंस करो बेसिकली उसी वैल्यू जो कि बाइट है, जो 4 बाइट है, उधर ही जाकर ये वैल्यू पेस्ट कर दो नेक्स्ट। तो स्टैटिक x इक्वल्स टू 10 का मतलब यह है कि उसी पॉइंट जो है रेफरेंस वहां के ऊपर आपने ये वैल्यू पॉइंट कर देनी है। तो वहां पर मैंने 10 कर दिया, और जब मैं वापस आया हूं स्क्वायर के फंक्शन से रिटर्न हुए और मैंने पॉइंट प्रिंट किया है स्टैटिक पीटीआर। जब मैंने स्टैटिक पीटीआर अब प्रिंट किया तो मेरे पास 10 आया। अगर मैं आपको यहां दिखा दूं कि अगर मैं इस फंक्शन से पहले प्रिंट करता हूं, ठीक है, इस फंक्शन से पहले प्रिंट करता हूं स्टैटिक पीटीआर, तो अब क्या होगा, 46 फिर 56 प्रिंट होगा, ये वाला 56, फिर ये प्रिंट होगा 56, और फिर वापस आके जब प्रिंट होगा तो 10 होगा। ओके, आप देखें पहले 46 फिर 56 प्रिंट हुआ ये वाला, कि फंक्शन कॉल करने से पहले 56, फंक्शन के अंदर गए हमने देखा तो वही वैल्यू थी उसकी 56, और जब हमने रिटर्न किया तो वही वैल्यू थी 10। ओके, अब क्या होगा कि अगर आप लेट से कि यहां पर क्या करते हो, आप इस डिलीट को नहीं लिखते, ठीक है, रॉ पॉइंटर्स का क्या मसला है कि अगर आप यहां पर, तो आपने क्या किया कि जब भी आपने यहां एक्सेस किया है तो कंपाइलर, आजकल इतने सोफिस्टिकेटेड कंपाइलर है कि आपको उसने डायरेक्टली यहां बता दिया है कि पोटेंशियल मेमोरी लीक ऑफ मेमोरी पॉइंटेड टू बाय पीटीआर। ओके, सो कंपाइलर इतने इंटेलिजेंट ऑटोमेटिक हैं। पहले जब आज से 10-12 साल पहले जिस वक्त हम कंपाइलर में देखते थे तो इस तरह की ना वार्निंग्स आपको नहीं आती थी, ठीक है। अब कंपाइलर इतने इंटेलिजेंट है कि वो ऑटोमेटिकली मेमोरी लीक्स को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, और वो आपको बता रहा है कि आपकी मेमोरी लीक्स पोटेंशियली हो सकती है क्योंकि आपका यहाँ पर आपने इसको डिलीट नहीं किया। अब मैं अगर लेट से यहाँ पर इसको स्टार्ट करूंगा तो ये प्रोग्राम चल गया है, लेकिन हमें समझ क्यों नहीं आई, यहाँ प्रोग्राम ने क्रैश क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था, क्योंकि हमने एक्सेस यहाँ पर नहीं किया उसको। अगर लेट से कि मैं इसको कहीं पर एक्सेस करता तो वो बेसिकली मेमोरी लीक है,
ठीक है, जब प्रोग्राम खत्म हो गया और उसके बाद भी आपका पॉइंटर था, आपने मेमोरी को डी एलोकेट नहीं किया। जब हमने यहाँ मेमोरी बनाई थी 4 बाइट्स, तो अभी भी मेमोरी के अंदर वो रिजर्व्ड हो गई हैं और वो लीक जो है मेमोरी का वो क्रिएट हो गया। तो इसलिए बेटर प्रैक्टिस ये होती है, जब आप देखेंगे कुछ टाइम गुजरेगा तो आपको और ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएंगे कि इनका क्या मतलब है। ठीक है, तो इसके करने के लिए क्या होगा कि हम क्या लिखते हैं कि डिलीट पीटीआर। तो इसका क्या मतलब है कि मेमोरी मैनेजमेंट आपने खुद करनी है। अगर आपने रा पॉइंटर्स यूज किए तो आपने डिलीट का पीटीआर का वर्ड यूज करना इंपॉर्टेंट है। अब आप खुद देखें कि अगर आपका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो वहां आपके अगर पॉइंटर्स 100 पॉइंटर्स आपने बना दिए हैं, तो क्या आप उनको और फिर आप फंक्शंस के दरमियान पास भी कर रहे हैं इस तरीके से, जैसे हमने एक फंक्शन में भेजा इस तरीके से आप पास भी कर रहे हैं, तो आप क्या देखेंगे अगर लेट्स से कि मैं यहीं पर डिलीट कर देता हूं। ठीक है, मैं देखूंगा कि डिलीट और एक्स, ठीक है, मैं डिलीट कर देता हूं। अब देखें कि मैंने यहां पर डिलीट कर दिया, उसने कहा कि यूज ऑफ मेमोरी आफ्टर इट्स फ्रीड। तो वो कह रहा है कि पहले मेमोरी को मैंने यहां डिलीट कर दिया है। अब मैं देखता हूं क्या होगा। वार्निंग भी दी होती है, देखा उसने क्या डबल फ्री डिटेक्टेड इन द टी कैश है। सो बेसिकली एक बार मैंने उसको डिलीट कर दिया और उसके बाद मैं उसको जब एक्सेस करने लगा हूं तो उसने कहा कि ये तो मेमोरी ऑलरेडी आपने डिलीट कर दी है और आप फिर उसको एक्सेस कर रहे हो, तो इस वजह से भी उसका क्रैश आ गया है। ठीक है, और उसके बाद जब मैं अगर डिलीट पीटीआर पे पहुंच जाता तो वो क्या होगा कि वो डबल फ्री कर दिया उसने कि एक बार आपने डिलीट किया है। डिलीट का मतलब फ्री होता है, बैक एंड पे जो फंक्शन कॉल हो रही होती है, न्यू के वक्त फंक्शन कॉल हो रही होती है मेलॉक, मेमोरी एलोकेशन की। और जब आप डिलीट कर रहे होते हो तो बैक एंड पे क्या कॉल हो रहा होता है, फ्री। ठीक है, तो बैक एंड पे कॉल हो रहा होता है फ्री। तो जब आपने एक बार फ्री फ्री कर दिया और उसके बाद दोबारा डिलीट करेंगे तो डबल फ्री डिटेक्टेड, तो कंपाइलर ने डिटेक्ट कर लिया। तो इस वजह से इस चीज को मेमोरी को मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत मुश्किल होती है रॉ पॉइंटर्स के टाइम पे, क्योंकि रॉ पॉइंटर्स जो होते हैं वो एरर के लिए प्रोन होते हैं। ठीक है, मेमोरी लीक्स हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने जैसे मेमोरी लीक्स भी बता दिया आपको, एरर प्रोन भी बता दिया, और जो एप्लीकेशन क्रैशेज हैं, जब आप बड़ी एप्लीकेशंस लिखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एप्लीकेशन क्रैश किस तरीके से होते हैं, या आप जब एक जगह फ्री कर दोगे और दूसरी जगह एक्सेस किया तो आपकी मेमोरी क्रैश हो गई थी। ओके, सो ये है हमारे रॉ पॉइंटर्स। आई होप कि रॉ पॉइंटर्स के ऊपर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फर्दर आगे की तरफ जाएंगे और अब हम पढ़ेंगे कि जो स्मार्ट पॉइंटर्स हैं वो क्या होते हैं। स्मार्ट पॉइंटर्स बेसिकली ये होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, इसी चीज के अंदर कि जब आपने खुद ख्याल रखा है इस चीज का कि मेमोरी मैनेजमेंट का, तो मेमोरी डायनामिक एलोकेट करते हैं जैसे पॉइंटर्स हमारे रॉ पॉइंटर्स करते थे, स्मार्ट पॉइंटर्स भी वही काम करते हैं कि हीप के ऊपर मेमोरी क्रिएट करते हैं। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, यहाँ हम मेमोरी मैनेज खुद कर रहे थे कि हमने खुद मेलॉक किया, खुद डिलीट किया, खुद न्यू किया, खुद डिलीट किया। वहां पर क्या होगा, वो ऑटोमेटिक आपने एक बार क्रिएट करना है और उसके बाद आपको भूल जाना है कि वो उसका स्कोप कब तक है। आपका स्कोप उसका कैलकुलेट ही नहीं करना, उसका ऑटोमेटिक स्कोप कैलकुलेट होगा। ओके, और उसका क्या फायदा होगा कि आपके जो मेमोरी लीक्स हैं वो आपके प्रिवेंट हो जाएंगे, आपकी मेमोरी लीक्स नहीं आएंगे। तो मेरी अब आप देखेंगे कि आपका अबव 90% जो है वो 95% आप कह लें। ठीक है, और अगर आप एक्सपर्ट प्रोग्रामर होगे तो आप कोशिश करेंगे कि आपकी जो फुल आपका कोड है वो 100% स्मार्ट पॉइंटर्स यूज किए हुए हो। बट एट सम पॉइंट आई वुड से कि अभी आप जब यूज कर रहे हो तो आपको कहीं प्रॉब्लम्स आएगा, तो आप स्टार्ट में यूज कर सकते हैं, बट आप यूज उस वक्त ख्याल रखना है आपने कि डिलीट फिर आपने ना खुद लिखना है कहीं पर, जहां आप देखेंगे कि आपका स्कोप खत्म हो रहा है उस वेरिएबल को, तो आपने डिलीट करना है। ओके, सो नेक्स्ट हम जाएंगे अब हम स्मार्ट पॉइंटर्स की तरफ। स्मार्ट पॉइंटर्स के लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल प्रिपेयर की है, और आई वुड से कि अच्छा यहाँ पर मैं ये भी देख लेता हूँ कि स्मार्ट पॉइंटर्स के लिए आप किस तरीके से यूज करेंगे इसको। स्मार्ट पॉइंटर्स ये होते हैं कि जहां पर आप ने लिखा इंट स्टैटिक पी, सो वो मेमोरी की जो हमारा अ, ये मेथड है एक स्मार्ट पॉइंटर्स का। बेसिकली जब हमने क्रिएट करना है स्मार्ट पॉइंटर्स तो हम इस तरीके से स्मार्ट पॉइंटर क्रिएट कर लेते हैं, एसटीडी यूनिक। और उसके लिए भी बेटर जो है यहाँ पर पीटीआर, और पीटीआर के बाद हम यहाँ करेंगे एसटीडी मेक यूनिक, और इसको आपने बताना है कि आपने क्या क्रिएट करना है। ओके, सो हमने इसको बता दिया कि हमने एक यूनिक पॉइंटर बनाया है पीटीआर के। और उसके बाद अब हम देखेंगे कि
किस तरीके से आप देखें आपके प्रॉब्लम्स इसके क्या आ गए हैं। उसने क्या किया है, यूनिक पीटीआर जब भी आप बनाते हैं तो यहाँ पर उसने सबसे पहले हमें ये कहा है कि जब आपने यहाँ यूज की तो कंपाइल टाइम एरर आ गया है। क्या हुआ है कि यूनिक पीटीआर जब आप बनाते हैं तो इसमें ओनरशिप जो होती है वो एक होती है। ओनरशिप यूनिक पीटीआर क्या करते हैं कि ओनरशिप इसकी एक होती है, मतलब एक वक्त में इसका सिर्फ ही एक पॉइंटर हो सकता है। मल्टीपल पॉइंटर्स, अब यहां पर पीटीआर भी है और यहां पर एक्स भी है, तो मल्टीपल पॉइंटर इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। और इसके लिए आप क्या करते हो कि अगर लेट्स से कि आपके पास इस तरह की कोई कंडीशन आ जाती है तो आप क्या करते हो कि आप करते हो कि आपके पास दो मेथड्स होते हैं। आप एक काम ये कर सकते हो कि आप पीटीआर का या आप रेफरेंस बाय रेफरेंस यूज करो। बाय रेफरेंस का क्या मतलब होता है, बाय रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आप स्टैटिक उसका ये बनाओ और इसका मतलब ये है कि आप मेरे पास टॉप पे भी यही यूज होगा। ओके, ये बाय रेफरेंस है। ओके, बाय रेफरेंस का मतलब क्या होता है, बाय रेफरेंस यही होता है कि जब भी आप यूज करते हो, ठीक है, तो बाय रेफरेंस में, अच्छा मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं आपको ना वही एग्जांपल पूरी की पूरी कर देता हूँ कॉपी, ताकि आपके लिए ना थोड़ी और बेहतर हो, और मैंने उसमें मेंशन भी की हुई हैं कुछ चीजें। ठीक है, अब हम देखें यहाँ पर हमने पॉइंटर बनाया इस तरीके से, और मैं उसको को क्रिएट कर देता हूँ दोबारा से, मेक std make unique and then int, और उसके बाद 42 एंड देन सो आप कोशिश कीजिएगा कि यूनिक पॉइंटर को इस तरीके से बनाइएगा ताकि आपके एरर्स मोस्टली नहीं आएंगे। ठीक है, हमने इसको स्टार्ट किया, एप्लीकेशन को रन किया, तो आपने क्या कहा वैल्यू इनसाइड, अच्छा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और अब रन करता हूँ, तो आप देखिए वैल्यू इनसाइड फंक्शन 42। अब आप क्या करेंगे, यूनिक पॉइंटर जब भी आपने बनाया, जब हमने पहले एग्जाम्पल में मैं देख रहा था वहां आपको ना प्रॉब्लम आ रहा था, तो क्या था कि जब आप पीटीआर इस तरह पास करते हो, हमने स्क्वायर के अंदर इस तरह पास किया हुआ था फंक्शन के अंदर, तो जब आप इस तरह पास करते हो तो यूनिक पीटीआर को हमने फंक्शन के अंदर तो यहां इस तरीके से पास करना है बाय रेफरेंस। जब आप रेफरेंस भेज रहे होते हो तो इसी पॉइंटर का वो रेफरेंस ले रहा होता है, इसी पॉइंटर का रेफरेंस ले रहा होता है, आपके एक न्यू पॉइंटर नहीं बना रहा होता, ये इसी पॉइंटर को रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपके जब इसी पॉइंटर को रेफरेंस करेंगे और जब अंदर आप जाएंगे तो आपने देखा वो स्टैटिक पीटीआर यूज हुआ है, जैसे हमने पुराने फंक्शन के अंदर स्टैटिक एक्स किया था, तो ये उसी तरीके से उसको एक्सेस कर रहा है। लेकिन आपने जो सेंड किया है प्रोग्राम के अंदर वो रेफरेंस भेजा है, अब दो पॉइंटर्स नहीं है। ठीक है, यहां माइंड में आपने ये रखना है कि पॉइंटर एक ही है और आप उस पॉइंटर के रेफरेंस बना रहे हो, रेफरेंस बना रहे हो, तो क्या मतलब उसी पॉइंटर्स की आप ये समझो कि निक नेम्स बना रहे हो, आप उसी पॉइंटर्स को कॉल कर रहे हो दूसरे उससे। ठीक है, तो इसमें आपके पास इस तरीके से होता है कि जब आप यूनिक पॉइंटर्स बनाते हो तो आपके पास ओनरशिप एक ही होती है, आपका एक ही पॉइंटर होता है। ठीक है, और दूसरा ये है कि यहाँ पर अब अगर आपने पॉइंटर को भेजना है, आप ये अक्सर को ये करते हो कि आप कहते हो कि अब मेरी यहाँ मुझे इस पॉइंटर की यहाँ जरूरत नहीं है, मैं इस फंक्शन में भेज देता हूँ। ठीक है, और इसी के अंदर ना ये सेंड हो जाएगा, तो फंक्शन टू के अंदर मैंने लेट से यहाँ भेजा, तो अब देखिए जब मैंने अब यहाँ रेफरेंस क्रिएट किया था, लेकिन यहाँ पर मैंने एक पूरा वही का वही पॉइंटर क्रिएट किया है जैसे कि हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैंने मेमोरी एलोकेट की थी और न्यू बनाया था, यहाँ अब मैं न्यू नहीं बना रहा, अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इस पीटीआर में यहाँ से वैल्यू मैं मूव करा देता हूँ। जब मैं मूव करा देता हूँ तो उसका मतलब यह है कि जो पॉइंटर पहले इस मेमोरी को पॉइंट कर रहा था अब ये वाला नहीं होगा, अब मूव होके फंक्शन टू के पास चला गया, और वैल्यू जो थी फंक्शन टू के अंदर वो हम देखेंगे तो वो भी 42 थी। ओके, वो भी 42 थी क्योंकि ये वही वाला फंक्शन है, वही वाला पॉइंटर है जो हमने मूव कर दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही पॉइंटर वापस आया, पॉइंटर तो ये पीटीआर, अब इसका क्या मतलब है कि जब मैंने मूव करा के अंदर भेज दिया तो इस पॉइंटर के अंदर तो अब कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब इस ये पॉइंटर यूनिक पॉइंटर हमेशा एक ही पॉइंटर उसको उस वक्त पॉइंट कर सकता है। ओके, सो यहाँ पर पॉइंटर आ गया, यहाँ पर इसी तरीके से आपने पॉइंटर को भेजा, मूव से उसका रेफरेंस आ गया। ठीक है, और यहाँ आपके पास मूव के बाद जब आपने उसको एक्सेस किया तो उसने क्या किया कि पीटीआर इज नल। नल क्यों हो गया कि जब आप मूव करते हो तो जो पुराना पॉइंटर है वो आपका मेमोरी से खत्म हो जाता है, वो आपको मेमोरी को पॉइंट नहीं कर रहा हुआ, और यही चीज होती है आपकी यूनिक पॉइंटर की। ठीक है, जब आपको, तो फाइनली ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आई नो कि ये आप जब बार बार आप वीडियो देखेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तभी इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, और इसी वजह से मैं जैसे आपको कह रहा था कि इंटरव्यूज में क्यों ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही कॉम्प्लेक्स है। जब तक आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा इस कॉन्सेप्ट का तो आप अपने इंटरव्यूज भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो यूनिक पॉइंटर उस वक्त हम यूज करते हैं जब हमारे पास हम ये चाहते हैं अपने फंक्शन के अंदर कि कोई एक ही वेरिएबल हो। आप इस तरह समझ लें कि कोई एक ही वेरिएबल हो जो कि उस वक्त उसको एक्सेस कर रहा हो एट द टाइम के। एक ही वेरिएबल हो, क्या मतलब कि हम जब तक वो वेरिएबल जहां पर रहेगा दूसरी जगह उसकी ओनरशिप नहीं जा सकेगी। ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो आपको इसका क्या मतलब है कि आप कॉपी भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप पॉइंटर्स को कॉपी नहीं कर सकते। अगर लेट्स से कि मैं यहां कर देता हूं कंट्रोल जी, यहां मैं कर देता हूं, इसी को मैं कॉपी बनाता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अरे ये न्यू, इसका मैंने नाम 56 रख दिया है और ये मैं ptr 1 कर दिया। अब मैं क्या कहूंगा, अब दूसरा पॉइंटर मेरे पास बन गया है जो कि 56 है और वो है ptr 1। अब अगर मैं कहता हूं कि ptr 1 इक्वल्स टू ptr, ओके सॉरी टाइपो मिस्टेक, ptr, तो यहां पर मैं बिल्ड करूंगा तो मेरे पास उसने क्या किया है कि उसने क्या कहा कि यूज ऑफ डिलीटेड फंक्शन दिस। ओके, कि ये आप बेसिकली हुआ क्या है कि जब भी आप करते हो तो आप यहां पर देखेंगे कि डिलीटेड फंक्शन ब्ला ब्ला ब्ला, तो पॉइंटर वन की दूसरे को एक्सेस हो ही नहीं सकती। ठीक है, यूनिक पॉइंटर्स को याद रखें, शॉर्ट उसमें यूनिक पॉइंटर्स कभी कॉपी नहीं हो सकते। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपने पॉइंटर्स को एक दूसरे के साथ कॉपी कराना है तो यूनिक पॉइंटर्स एक दूसरे के साथ कॉपी नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसी चीज को खत्म करने के लिए कि जहां पर आपको ये लगता है कि आपने ये फंक्शन परफॉर्म करना है तो वहां पर स्मार्ट पॉइंटर्स एक और आ जाते हैं जिसको हम शेयर्ड पॉइंटर कहते हैं। ओके, यहाँ पर भी हम यहाँ पर भी हम कर यही शेयर्ड पॉइंटर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो शेयर्ड पॉइंटर क्या होंगे कि जहां हमें जरूरत है कॉपी की तो हम शेयर्ड पॉइंटर यूज कर लेंगे। अब हम अच्छा अभी हमें जब यहां हम पास कर रहे हैं, ठीक है, तो शेयर्ड पॉइंटर को हम मूव नहीं करते, शेयर्ड पॉइंटर को हम उसी तरीके से सेंड कर सकते हैं। उसके लिए होना ये चाहिए कि जहां पर हमने ये बनाया था यहाँ पर हम शेयर्ड पॉइंटर बना देंगे, एड्रेस नहीं भेजेंगे। ठीक है, एंड सिमिलरली और कहाँ था, यहाँ पर था, तो हम शेड पॉइंटर को यहाँ बना लेते हैं। कहाँ पर वो कह रहा है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं, पॉइंटर्स की क्रिएटिंग यूनिट। ये हमारे पास दोनों शेड पॉइंटर बन गए। ओके, और हम फिलहाल इसको यहाँ पर ना कमेंट कर देते हैं और बिल्ड करते हैं। कुछ एरर आ रहा है हमारे पास, हम पॉइंटर्स को क्या कर रहे हैं, शेड पॉइंटर हमने बना दिए हैं और जो शेड पॉइंटर है वो हमारे पास मेक शेड से ही आते हैं। Okay, let me check again. इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके पास हमेशा से आते रहते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट को मैं फिलहाल हटा देता हूँ और मैं बिल्ड करता हूँ। वेरी स्मॉल मिस्टेक, मेक शेयर्ड होता है जैसे हम वहां कर रहे थे कि मेक शेयर्ड, छोटी सी देखें कॉपी पेस्ट के, रियल लाइफ हम कोडिंग कर रहे हैं तो कॉपी पेस्ट के ना कुछ एरर्स आते हैं और सम टाइम ये आपको एरर देते हैं। ठीक है, मेक शेड का फंक्शन होता है और जब आप ये कॉल करते हैं, ठीक है, तो मेक शेड में सो हम दोबारा रिपीट करते हैं। शेड पॉइंटर्स क्या होते हैं, शेड पॉइंटर जब आपने कॉपी का फंक्शन परफॉर्म करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो और आप अब यहाँ देख सकते हो कि आपने क्या किया है कि पॉइंटर वन को पॉइंटर टू के साथ आपको कोई एरर नहीं आया, आपका प्रोग्राम उसी तरीके से चल गया और आपने पॉइंटर वन को पॉइंटर टू को असाइन कर दिया क्योंकि ये शेयर थे, ओनरशिप शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो इस वजह से पॉइंटर वन को हमने, जो पॉइंटर है इसकी हमने ओनरशिप पॉइंटर वन को दे दिया। ओनरशिप का मतलब यही होता है कि वो आप एक दूसरे के साथ कॉपी कर सकते हो। ठीक है, और अब हम अगर इसी को चला लेते हैं फंक्शन को तो क्या होगा
आप देखें कि अब आपने जब पास किया है तो हमने यहाँ पर वही उसी तरीके से एक और बनाया हुआ है, ठीक है। हमने कोई रेफरेंस पास नहीं किया हुआ। जब हम उसको वहां पर पीटीआर भेज रहे हैं, पीटीआर तो पीटीआर या पीटीआर 1 भेज दें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बेसिकली सब एक ही है, ठीक है। और जब हम वापस आएंगे तो पीटीआर तो उसने क्या कहा है कि पीटीआर इज नॉट नल। अब जब हम वापस आए हैं, फंक्शन से वापस आए हैं, तो वो नल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका स्कोप खत्म हुआ, यहाँ पर इसका स्कोप खत्म हुआ, लेकिन ये जो पीटीआर और पीटीआर 1 है, ये दोनों इनकी ओनरशिप इसके पास भी है। तो शेयर्ड पॉइंटर क्या करते हैं कि जितनी बार आप इनकी कॉपी बनाते जाते हो, ये जैसे यहाँ पर कॉपी बनी है यहाँ, तो ये अपने पास एक काउंट एक्स्ट्रा बनाते जाते हैं कि हमारे पास कितने फंक्शंस के अंदर कितनी पॉइंट के ऊपर ये नेक्स्ट क्रिएट हुए हैं। इस वजह से ये होता है कि ये जब तक ये एंड होगा तो वो काउंट नीचे आएगा, ठीक है, ये एंड होगा तो एक काउंट और नीचे आएगा, जब तक कि काउंट जीरो नहीं हो जाता वो अपने आप को मेमोरी से खत्म नहीं करता, वो अपने आप को मेमोरी के अंदर ही रखता है। तो ये हमारे पास है शेयर्ड पॉइंटर्स। इसी तरीके से हमारे पास वीक पॉइंटर्स होते हैं। वीक पॉइंटर शेयर्ड पॉइंटर्स, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, शेयर्ड ओनरशिप, रेफरेंस की काउंटिंग हो रही होती है। जब जितनी बार आपका शेयर्ड पॉइंटर आप क्रिएट करते जाते हैं, जैसे यहाँ पर क्रिएट हुआ है और यहाँ पर क्रिएट हुआ है, यहाँ पर क्रिएट हुआ है, यहाँ पर ये असाइन किया है, तो इसकी रेफरेंस काउंटिंग होती है। और जब तक ये रेफरेंस काउंटिंग जीरो तक नहीं पहुंचती तो ये अपने आप को मेमोरी से फ्री नहीं करता। इसमें जो ओवरहेड होता है वो ये होता है कि जब आप कॉल करते हो तो ये शॉर्ट सा ओवरहेड आपका आ जाता है, और इसके कुछ यूज केसेस जैसे मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं। वीक पॉइंटर, सिमिलरली वीक पॉइंटर्स क्या होता है कि अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम्स आता है शेयर्ड पॉइंटर के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं कि सर्कुलर डिपेंडेंसी। सर्कुलर डिपेंडेंसी क्या होती है? सर्कुलर डिपेंडेंसी आती है जब दो पॉइंट शेयर्ड पॉइंटर्स एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हो, ठीक है, वो एक दूसरे को पॉइंट कर रहे होंगे, और उसकी वजह से वो क्या होगा कि जब एक दूसरे को पॉइंट करे तो एक को जब आप खत्म करेंगे तो वो कहेगा पहले दूसरे को खत्म करो, और जब आप दूसरे को खत्म करने के लिए कंपाइलर जाएगा तो वो कहेगा पहले को खत्म करो। तो इस तरीके से वो एक ना सर्कुलर डिपेंडेंसी के अंदर ना फिक्स हो जाते हैं। इसके लिए क्या होता है कि वीक पॉइंटर्स आ जाते हैं। वीक पॉइंटर्स क्या होते हैं कि वीक पॉइंटर्स आपका ओनरशिप नहीं रखते। जैसे यहाँ तो आप देखें ना, शेयर्ड ओनरशिप का मतलब क्या है कि आपने दूसरा क्रिएट किया है तो उसने भी अपना एक और शेयर्ड कर लिया है, एक और पॉइंटर्स बना लिया, अब उसके पास भी ओनरशिप है। इसके पास इसकी अपनी ओनरशिप है जो यहाँ खत्म हो गई थी, इसी तरीके से इसके पास एक अपनी ओनरशिप है जो यहाँ खत्म हो गई थी। तो हर एक के पास अपनी ओनरशिप होती है, और ये ओनरशिप रख सकते हैं मेन जो आप भेजते हो उसकी ओनरशिप, ठीक है। वीक पॉइंटर क्या होता है कि उसके पास ओनरशिप नहीं होती। वीक पॉइंटर क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ आप यूज करते हो जब आप कहीं पर उसकी ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप ये समझें कि आप किसी वेरिएबल को कंट्रोल नहीं करना चाह रहे, लेकिन आप उस वेरिएबल की सिर्फ वैल्यू देखना चाह रहे हैं। तो जब आप उस वेरिएबल की वैल्यू देखना चाह रहे हैं तो उस केस के अंदर आपके पास क्या होगा कि आप उसको वीक पॉइंटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके साथ इसके ऊपर एक एग्जांपल और आपको शेयर करता हूं, जिसमें आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा कि सर्कुलर डिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है और वो किस तरीके से क्रिएट होती है। फंक्शन थोड़ा सा ये जो है नेक्स्ट एडवांस टॉपिक, जैसे मैंने बताया, यहाँ पर हमने बेसिकली क्रिएट किए हैं क्लासेस। क्लासेस के बारे में हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, ठीक है, कि क्लासेस किस तरीके से बनाई जाती हैं, ठीक है। क्लासेस में फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक शेयर्ड प्री का पॉइंटर क्रिएट किया है जिसको नोड बी कहा है। इसी तरीके से जब नोड बी है, सो नोड ए के अंदर हमने पॉइंटर बनाया है नोड बी का, और नोड बी के अंदर हमने पॉइंटर बनाया है नोड ए का। और जब हमने यहाँ पर नोड ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और नोड बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और फिर हमने जब सेट किए हैं तो क्या किया है कि ए को हमने बी दे दिया है और हमने बी को क्या दे दिया है? ए। तो अब क्या हुआ है कि ए बी को पॉइंट कर रहा है, बी ए को पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि देखो ना, ए बी को फिर बी ए को, तो इसका मतलब फिर ए बी को, तो इस तरीके से इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो ये सर्कुलर डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है। अब जब आप इसको फ्री करोगे तो मेमोरी में ना आपका ना फ्री नहीं होगा। नोड ए कंस्ट्रक्टेड, नोड बी कंस्ट्रक्टेड, बट ये डिस्ट्रक्ट नहीं हुए एक भी, ये डिस्ट्रक्ट नहीं हुए। तो यहां पर आपका जो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि वो क्या आता है कि अगर आप इसी जैसी पोजीशन के ऊपर अगर आप क्या कर दो कि वीक पॉइंटर बना दो। वीक पॉइंटर की एग्जांपल क्या होती है कि जहां पर आपने शेयर्ड पॉइंटर एक इनमें से एक आप जो है वो वीक पॉइंटर बना देते हो, ठीक है। और वीक पॉइंटर बनाने के लिए आपके पास क्या होगा कि लेट्स से क्लास बी के अंदर हम यहां पर इसको करते हैं वीक पॉइंटर। अगर हम इसको वीक पॉइंटर बना देते हैं, ओके, एंड देन आप इसको कंपाइल करते हो और ये करते हो, तो आप देखो अब एग्जांपल में क्या हुआ है कि नोड ए कंस्ट्रक्ट भी हुआ है, नोड बी भी कंस्ट्रक्ट हुआ है, फिर नोड बी डिस्ट्रक्ट भी हुआ है और नोड ए भी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी मेमोरी पहले क्रिएट हुई थी और उसके बाद मेमोरी आपकी
फ्री हुई है। तो इस तरीके से आपका मेमोरी लीक जो है वो नहीं आता। साइक्लिकल डिपेंडेंसी के अंदर आपने देखा था सिर्फ क्रिएट हुए थे, डिस्ट्रक्ट नहीं हुए थे। उसका सही सेम मतलब है कि ये भी आपका मेमोरी लीक हुआ था। आई होप कि ये थोड़ा कम्प्लेक्स होगा, आप बार बार इसको रिपीट करेंगे, वीडियो को देखेंगे तो आपके ना बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। हम ये आगे फर्दर बहुत यूज करेंगे जब हम क्लासेस बना रहे होंगे, जब हम पॉइंटर्स बनाएंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट बेहतर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो मेरा बहुत टाइम लगा इसको बहुत तरीके से क्रिएट करने के लिए, आपको किस तरीके से, ताकि ये सारा मटेरियल जो आप तक शेयर करूं। बट आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग कुछ ना कुछ बन गई होगी। अगर नहीं होगी तो आप दोबारा इसको देख लें। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।